प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट वीडियो में मैंने दिए थे। इस वीडियो में इससे रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एन अनअफेक्टेड वुमन हु इज हेटेरोजाइगस फॉर एक्स-लिंक्ड ट्रेट Duchenne muscular dystrophy has children with normal man. What are the probabilities of the following combination of the offspring? अब एक वुमेन है, ठीक है, जो हेटेरोजाइगस है एक्स लिंक ट्रेट के लिए, मतलब ये कैसी है, एक्स बार को मान लीजिए हम, ये जो डिजीज है कैरियर है इसको मान लेते हैं, डिजीज वाला एक्स है और ये नॉर्मल एक्स है। क्रॉस करते हैं मेल से जो कि है एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि ये डिजीज कैसी है, एक्स लिंक ट्रेट है। तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक डिजीज वाला है और मेल जो है वो नॉर्मल है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एक्स बनेगा, फीमेल नॉर्मल, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे। जब फर्स्ट और वाई कंबाइन करेगा तो एक्स वाई जो कि नॉर्मल होगा, और ये जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, एक्स डिजीज्ड वाला और एक्स, और ये जब कंबाइन करेंगे तो एक्स डिजीज्ड वाला और वाई। तो ये ऑफस्प्रिंग्स हो जाएंगे फर्स्ट जनरेशन में। अब पूछा गया है इसमें प्रोबेबिलिटीज फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ अनअफेक्टेड सन। अनअफेक्टेड सन कौन सा है, ये वाला है, अनअफेक्टेड सन ये है, ये अफेक्टेड सन है। तो अनअफेक्टेड सन की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 1/4 हो जाएगी। अनअफेक्टेड सन और डॉटर, अनअफेक्टेड सन और डॉटर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अनअफेक्टेड सन और डॉटर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 इंटू 1/4, ठीक है, अनअफेक्टेड सन और अनअफेक्टेड डॉटर। अनअफेक्टेड डॉटर कितने हैं, 2/4 है, तो 2/4 इंटू 1/4, ठीक है, या फिर 2/4 प्लस 1/4, या फिर हम लिख सकते हैं अनअफेक्टेड सन और डॉटर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/4, ठीक है। तो अनअफेक्टेड सन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4, और अनअफेक्टेड सन और डॉटर की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये वाली जो डॉटर होगी ये क्या है, ये कैरियर है, ये अनअफेक्टेड है, तो 1, 2 और 3, टोटल 4 में से 3, तो 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन ऑल ऑफ whom आर affected, 3 चिल्ड्रन है, फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन जिसमें 3 चिल्ड्रन है, जिसमें से ऑल ऑफ whom आर affected, जिसमें से तीनों affected हैं। तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल जो प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट रूल होता है, पहले चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अफेक्टेड होने की, 1/4, दूसरे चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी अफेक्टेड होने की 1/4, और तीसरे चाइल्ड की भी प्रोबेबिलिटी अफेक्टेड होने की क्या हो गई, 1/4, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, 3/4। तो लास्ट वाले सी का आंसर क्या होगा, 3/4, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/64। अनएफेक्टेड सन 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं,
तो अनअफेक्टेड सन होने का चांस क्या हो गया 1/4। अनअफेक्टेड सन और डॉटर दोनों को पूछा गया है, तो ये भी अनअफेक्टेड है, ये भी अनअफेक्टेड है और ये भी अनअफेक्टेड है, तो ये 3/4 हो गया। A family of 3 children, all of whom are affected, 3 children हो और तीनों अनअफेक्टेड हो, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अफेक्टेड होने के चांसेस कितने हैं 1/4, पहले चाइल्ड के, दूसरे चाइल्ड के अफेक्टेड होने के चांसेस 1/4, तीसरे चाइल्ड के अफेक्टेड होने के चांसेस 1/4, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/64 ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर 3 जीन्स, ये जीन मैपिंग का क्वेश्चन है। जीन मैपिंग के क्वेश्चन में पहले आपको पता होना चाहिए कि रिकम्बिनेशन परसेंटेज जो होता है, दो जीन्स के बीच का जो रिकम्बिनेशन परसेंटेज होता है वही उन जीन्स के बीच का डिस्टेंस होता है और उसके बेसिस पे जेनेटिक मैपिंग की जाती है। अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो प्रीवियस लेक्चर्स जो इस चैप्टर के हैं जिसमें थ्योरी पार्ट डिस्कस किया गया है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। An individual heterozygous for 3 genes, ये genes हैं, it's test crossed with this and 1000 progenies are classified by the gametic contribution of heterozygous parent as follows। दो पेरेंट हैं जिनके बीच क्रॉस किया जा रहा है, तो जो 1000 प्रोजेनीज बन रही हैं उनके जीनोटाइप ये हैं। ड्रॉ लिंकेज मैप ऑफ द लिंक जीन एंड शो द ऑर्डर ऑफ द लिंक जीन। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके में हम सबसे पहले ये ध्यान देंगे पहले कि पेरेंटल टाइप जो होगा वो कौन सा होगा। पेरेंटल टाइप वो होगा जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। पेरेंटल टाइप वाले का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि लिंक्ड जीन्स होते हैं, लिंक्ड जो रिकम्बिनेशन वाले होते हैं उनका परसेंटेज कम होता है। तो पेरेंटल टाइप यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज या सबसे ज़्यादा ऑप्शंस किस टाइप के बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, तो पेरेंटल टाइप हो गया आपका ये वाला, ये दोनों जो होंगे ये पेरेंटल टाइप होंगे। अब क्योंकि इसमें 3 जीन्स हैं तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है और डबल क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी और डबल क्रॉसिंग ओवर कम होगी। सिंगल क्रॉसिंग ओवर मतलब दो जीन्स के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर या फिर बी और सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर है। अगर दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वो डबल क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो जिसका परसेंटेज सबसे कम होगा वो डबल क्रॉसिंग ओवर होगा। जैसे 6 और 9 ऑफस्प्रिंग के बन रहे हैं तो ये दोनों क्या है डबल क्रॉसिंग ओवर वाले हैं। तो ये दोनों हो गए आपके डबल क्रॉसिंग ओवर वाले और ये दोनों जो हो गए ये हो गए पेरेंटल टाइप वाले, ठीक है। अब इन चारों में से कौन सी क्रॉसिंग ओवर किसके बीच हो रही है। अब इसमें पहले वाले केस में ए है और कैपिटल बी है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रही है, ए और बी के बीच में क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है। दूसरे में स्मॉल बी है और कैपिटल ए है, तो इसमें भी क्रॉसिंग ओवर कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में हो रही है। तीसरी क्रॉसिंग ओवर जो है वो ये है ए बी सी, ठीक है। तो इसमें सी और ए के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। बी जो है ये पेरेंटल टाइप का नहीं है तो इसमें सी और ए और सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। और इसमें भी क्रॉसिंग ओवर कौन सी हो रही है, इसमें भी क्रॉसिंग ओवर ए और सी के बीच में हो रही है। तो ये चारों जो हैं वो सिंगल क्रॉसिंग ओवर वाले हैं और ये दोनों जो नीचे वाले दोनों हैं वो डबल क्रॉसिंग ओवर वाले हैं। अब इसमें पहले हम क्या निकालेंगे, रिकम्बिनेशन परसेंटेज। रिकम्बिनेशन परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले जितने रिकम्बिनेंट्स बनते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज 1000 है, इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो रिकम्बिनेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, जब हम जो है वो परसेंटेज रिकम्बिनेशन का ए और बी के बीच में अगर हम रिकम्बिनेशन निकाल रहे हैं तो ए और बी के बीच में रिकम्बिनेशन में 42 और 43 है, तो ये हो गया 42 प्लस 43, ठीक है, प्लस डबल क्रॉसिंग ओवर में भी ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो ये हो गया 6 प्लस 9,
ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आंसर आएगा आपका 10%। 10% को हम अगर ए और बी के बीच के डिस्टेंस को परसेंटेज को हम सेंटीमॉर्गन में 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस हो गई। इसी तरह जब हम ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए और सी के बीच के डिस्टेंस में परसेंटेज निकालेंगे तो ए और सी के बीच का परसेंटेज कितना हो जाएगा 140, क्योंकि रिकम्बिनेशन कितना हो रहा है 140 और 145। आप इसकी वैल्यू से भी देख सकते हैं कि रिकम्बिनेशन ए और सी के बीच में ज़्यादा है, मतलब ए और सी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब रिकम्बिनेशन ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है, जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है। डबल क्रॉसिंग ओवर वाले के में भी ए और सी का रिकम्बिनेशन होगा तो 6 + 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आएगी 30%। तो 30% को जब हम चेंज करेंगे सेंटीमॉर्गन में तो 30 सेंटीमॉर्गन, ठीक है, जितना परसेंटेज होता है उतना ही सेंटीमॉर्गन होता है। मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन है और ए और सी के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमॉर्गन है। तो इसका सीक्वेंस हो सकता है ए और बी के बीच का डिस्टेंस 10 है और ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 30 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका लिंकेज मैप। Next question, how many capital A and small a alleles are present in a sample of organism containing 10 AA, 15 AA and 4 small a individuals? What are the allelic frequencies in the sample? 10 AA है, मतलब 10 जीन है, तो एलील्स कितने हो जाएंगे, एलील्स हो गए 20। कैपिटल ए वाले कितने हो गए फर्स्ट केस में, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग में 20। सेकेंड ऑफस्प्रिंग में कैपिटल ए 15 और स्मॉल ए 15 और नेक्स्ट केस में स्मॉल ए के 2 हैं तो स्मॉल ए कितना हो गया 8, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल ये ऐड करेंगे हम ऑल टुगेदर तो टोटल आ जाएंगे ये 58, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल ए कितना है, टोटल ए 35 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए डोमिनेंट वाले का फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए कितना हो जाएगा 35/58 इंटू 100, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए कितनी हो जाएगी, टोटल ये कितनी है, टोटल ये है 23, तो 23/58 इंटू 100, ठीक है। तो ये कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी हो गई और ये स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी हो गई। इसकी वैल्यू अराउंड आएगी 0.603 आ रही है और इसकी वैल्यू अराउंड आएगी 0.39 समथिंग आएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gene A at frequency 0.2 and gene B, ये होगा gene B and gene B at frequency 0.6, find the equilibrium frequency of gamete
ए बी कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो जीन कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी अगर 0.2 है, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 0.2 है, तो बी की फ्रीक्वेंसी क्या, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 1 में से माइनस कर देंगे तो ये होगी 0.8। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है डोमिनेंट और रिसेसिव की ये मिला के 1 होती है उसकी वैल्यू। तो कैपिटल ए की 0.2 है तो स्मॉल ए की 0.1 हो जाएगी। कैपिटल बी की दी हुई है 0.6 तो स्मॉल बी की हो जाएगी 1 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी 0.4। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12। कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए की 0.2 और स्मॉल बी की 0.4 तो 0.08 आ जाएगी। फिर स्मॉल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए की 0.8 और कैपिटल बी की 0.6 तो ये आ जाएगी 0.48। और स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए का 0.8 है और स्मॉल बी का 0.4 है तो ये हो जाएगा 0.32। ठीक है, तो ये चारों वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ ग्रुप ऑफ 100 individuals, 50 couples of all of whom carry a recessive disease allele. If 200 children were born to these couple, what percentage of the children would be theoretically carrying the carrier like the parents? If parents are carrier है parents carrier है मतलब कि कैपिटल ए स्मॉल ए है इनटू दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको हम कैरियर बोलेंगे। एक रेसेसिव जीन है दोनों में। ऑफस्प्रिंग्स क्या बनेंगे, ऑफस्प्रिंग बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, जबकि इससे करेगा तो ये बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा ए, फिर इससे और इससे ये बना। ठीक है, इससे और इससे क्या बना एक बार और कैपिटल ए स्मॉल ए और तीसरा चौथा स्मॉल ए स्मॉल ए। व्हाट परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन वुड थ्योरेटिकली बी कैरियर्स। अब इसमें कैरियर कितने हैं, एक ये कैरियर है एक ये कैरियर है, मतलब 2/4, टोटल 4 है तो 2/4 कैरियर है, मतलब जितने ऑफस्प्रिंग्स हैं उसके आधे जो हैं वो कैरियर हैं। अगर टोटल चिल्ड्रन कितने बन रहे थे, टोटल चिल्ड्रन थे 200 तो कैरियर्स उसमें से कितने होंगे, उसके हाफ मतलब कि 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथीज ब्रदर हैज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिस्टिक फाइब्रोसिस किस टाइप की डिजीज है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। हर हस्बैंड हैज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। What is the chance that Kathy's child has inherited the cystic fibrosis allele? अब इसमें कहा गया है कैथीज ब्रदर हैज सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, तो अगर हम इसको ए से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ब्रदर का जीनोटाइप अगर ये है तो उसके ब्रदर को डिजीज है। तो इसके लिए पेरेंट का क्या होना चाहिए, पेरेंट जो है वो क्योंकि वो डिजीज बताए नहीं गया है तो ये मतलब क्या है, पेरेंट जो है वो कैरियर है। तो ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये पेरेंट होगा। और इससे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे ये बनेंगे स्मॉल ए और दो कैपिटल ए स्मॉल ए और एक बनेगा कैपिटल ए। ठीक है, अब इसमें से ये तो कैथी का ब्रदर है जो डिजीज्ड है और इन तीनों में से कोई भी एक कैथी हो सकती है। तो कैथी के कैरियर होने के चांसेस कितने होंगे, कैरियर वाला जीनोटाइप ये है, टोटल कितने हैं 3। ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये ब्रदर है। अब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है कैथी, तो कैथी के कैरियर होने के चांसेस कितने हो जाएंगे 2/3। ठीक है, अब केथी की मैरिज होती है
जिससे उसका कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। कैथी एज अ कैरियर अगर है ए स्मॉल ए, और जो फैमिली हिस्ट्री जिसकी नहीं है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। इससे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ये क्या बनेंगे, इससे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे कैपिटल ए बनेगा, और क्या बनेगा, दो बार कैपिटल ए, जब ये यूनाइट करेंगे तो कैपिटल ए बनेगा, ये और ये यूनाइट करेंगे तो एक बार और कैपिटल ए बनेगा, और ये जब इससे यूनाइट करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा, और ये जब इससे यूनाइट करेगा तो स्मॉल ए कैपिटल ए बनेगा। तो एलील जिसमें कि रेसेसिव एलील हैं वो कितने हैं, 2 हैं, और 2 ऐसे हैं जिसमें कि कोई रेसेसिव एलील नहीं है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले एलील का परसेंटेज कितना हो गया, 2/4। तो कैथीज चाइल्ड में एलील का चांसेस कितने हो गए, 1/2। ठीक है, कैथी के चाइल्ड में सिस्टिक फाइब्रोसिस के एलील प्रेजेंट होने के चांसेस हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। लेकिन कैथी का भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ना, कि कैथी के जो है कैथी अगर कैरियर है तो कैथी के कैरियर होने के चांसेस कितने हैं, 2/3। तो प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे 2/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब इसमें प्रोडक्ट रूल क्यों लगाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हो कि कार्ड्स में स्पेड के किंग होने के चांसेस, किंग होने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से लगाएंगे कि पहले तो स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कार्ड्स में टोटल 54 कार्ड्स हैं, तो स्पेड कितने होते हैं, 13। तो स्पेड जो होंगे वो 13, तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 13/52। अब 13 कार्ड्स में से किंग कितने होते हैं, 1, तो 1/13 दोनों को इंटू कर देंगे तो 1/52 आ जाएगा। और आपको पता भी है कि स्पेड किंग का स्पेड जो होगा, स्पेड का जो किंग होगा वो 1 ही होगा, 1/52 होगा। ठीक है, तो ये आपको पता था इसलिए 1/52 आपने बता दिया। लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट रूल से लगाना हो तो पहले हम स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकल गई, फिर उसमें किंग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो निकालेंगे, फिर इनटू करेंगे। इसी तरह यहाँ पर कैथी के कैरियर होने के चांसेस कितने हैं वो निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर उसके बाद उनके सन में जो है कैथी के सन में कैरियर वाले एलील्स कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों को इनटू करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर से बेस्ड, और न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करिए। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।